नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल और बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। लखनऊ से बड़ी खबर, बीजेपी मुख्यालय में संगठन की हुई बैठक पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का बड़ा बयान। बैठक में प्रदेश पदाधिकारी, जिलाध्यक्ष और मोर्चों के सदस्यों से मंथन किया गया और बैठक में संगठन विस्तार, आगामी कार्यक्रम और आयोजनों को लेकर के भी चर्चा की गई। ओबीसी आरक्षण पर यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। संगठन में विस्तार होता रहता है, जल्द ही आंशिक बदलाव होंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 2024 की फाइनल तैयारी में बीजेपी जुट चुकी है। संगठन में विस्तार होता रहता है, जल्द ही आंशिक बदलाव भी होंगे। पदाधिकारियों के साथ बैठक, कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा। बीजेपी मुख्यालय में संगठन की हुई बैठक पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का बयान कि साल 2024 के लिए तैयार है बीजेपी और बैठक में प्रदेश पदाधिकारी, जिलाध्यक्ष और मोर्चों के साथ मंथन किया गया है। बैठक में संगठन विस्तार, आगामी कार्यक्रमों को लेकर के चर्चा हुई और ओबीसी आरक्षण पर यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया है। तो तमाम उन मुद्दों पर चर्चा की गई है जो कि संगठन को और मजबूत बनाएंगे, बीजेपी को और मजबूत बनाएंगे। नोटबंदी 2016 में माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो नोटबंदी की गई थी और तत्कालिक राजनीतिक दलों ने अनेकों प्रकार की प्रतिक्रियाएं दी थी। लोग उस विषय को आज तक भी अर्थव्यवस्था से जुड़े विषय पर और बहुत सारे विषयों पर चर्चा करते हैं और नोटबंदी से संबंधित 58 याचिकाएं आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अस्वीकार कर दी हैं और नोटबंदी को सही ठहराने का काम माननीय उच्चतम न्यायालय ने किया। और ये उन लोगों पर तमाचा है जो नोटबंदी को लेकर प्रश्न खड़े करते थे। आज उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी जो निकाय चुनाव को समय सीमा बढ़ाने के लिए सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी, उस याचिका को भी सरकार ने हमारे स्वीकार कर लिया है और 4 तारीख उसमें हियरिंग में लगी है। मैं आपके माध्यम से हमारी जो पार्टी की योजनाएं हैं, हमारी पार्टी के कार्यक्रम हैं, वो सभी गरीब कल्याण की योजनाएं, हमारी सरकार की सभी लाभार्थी परक योजनाएं आम आदमी तक कैसे उसका लाभ पहुंचे, आज उसकी चर्चा हम लोग अपने संगठनात्मक दृष्टि से इन बैठकों के माध्यम से चलिए, लखनऊ से अगली बड़ी खबर का हम चर्चा कर लेते हैं। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने ट्वीट किया है, भारत जोड़ो यात्रा के लिए शुभकामनाएं मायावती ने दी है। राहुल गांधी ने यात्रा के लिए मायावती को आमंत्रित किया था और राहुल गांधी का चिट्ठी भेजने के लिए धन्यवाद मायावती ने अपने ट्वीट में ये कहा है। और भारत जोड़ो यात्रा के लिए शुभकामनाएं तथा श्री राहुल गांधी द्वारा इस यात्रा में शामिल होने की लिखी गई चिट्ठी के लिए उनका धन्यवाद, ये मायावती ने ट्वीट किया है। लेकिन बड़ा सवाल यही, क्या शुभकामनाएं और धन्यवाद तक ही सीमित रह जाएगा ये आमंत्रण, या फिर आगे इस पर बीएसपी कोई विचार विमर्श करेगी, आगे बढ़ेगी और बीएसपी से कोई पहुंचेगा भारत जोड़ो यात्रा के लिए, ये बड़ा सवाल है। लेकिन राहुल गांधी लगातार कोशिश कर रहे हैं कि विपक्ष के लोग उनके साथ शामिल हों, भारत जोड़ो यात्रा को मजबूती मिले और कांग्रेस के साथ आकर के सभी खड़े हों। भारत जोड़ो यात्रा के लिए शुभकामनाएं और श्री राहुल गांधी द्वारा इस यात्रा में शामिल होने की लिखी गई चिट्ठी के लिए उनका धन्यवाद। ये हम आपको ट्वीट पढ़वा देते हैं एक बार। तो मायावती ने ट्वीट किया है, भारत जोड़ो यात्रा के लिए शुभकामनाएं तथा श्री राहुल गांधी द्वारा इस यात्रा में शामिल होने की लिखी गई चिट्ठी के लिए उनका धन्यवाद। तो भारत जोड़ो यात्रा गाजियाबाद कॉलोनी में 3 जनवरी को होने वाली है और इसको लेकर के पुलिस प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने में जुटा हुआ है। आपको बता दें कि 3 जनवरी को राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा भारत जोड़ो यात्रा को लेकर लोनी पहुंचेंगे, जिसको लेकर लोनी बॉर्डर और पुलिस और अधिकारी लोनी बॉर्डर का जायजा लेने पहुंचे हैं। भारत जोड़ो यात्रा के लिए जिस रास्ते से होकर निकलने वाली है, वहां से पुलिस ने अतिक्रमण भी हटवाया है।
कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर यूपी के जिलों में तैयारियां शुरू हो चुकी है। भारत जोड़ो यात्रा बागपत पहुंचने वाली है और दिल्ली सहारनपुर हाईवे हरी फार्म हाउस में कल राहुल गांधी पहुंचेंगे। 4 जनवरी को सुबह 6 बजे भारत जोड़ो यात्रा शुरू करेंगे। बागपत में अलग अलग जगह राहुल गांधी का भव्य स्वागत करने के लिए कांग्रेसी नेताओं ने तैयारी पूरी कर ली है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा कल बागपत पहुंचेगी। मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं कांग्रेस के जिलाध्यक्ष यूनुस चौधरी। उनसे कुछ बात करेंगे। अध्यक्ष जी, कल कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा बागपत पहुंचेगी, क्या प्रोग्राम है, क्या इनका रोड मैप है? कल लोनी से होती हुई डुंडा हेड़ा चेक पोस्ट से हमारे यहाँ एंटर करेगी जनपद बागपत में, और इसके बाद में यहाँ मवी कला गांव है पेरीफेरल के पास। इसमें एक हैरी कैसल नाम से एक फार्म हाउस है। इसमें माननीय राहुल गांधी जी के और उसके साथ में जो भारत यात्री हैं उनका प्रबंध किया गया है। रात को स्टे यहीं करेंगे और इसी के ठीक सामने विनायक कॉलेज है, उसके पीछे जो है हमने 8-8,500 आदमियों का प्रबंध किया है। बागपत में तो लाखों की संख्या में होने वाले जा रहे हैं। यहाँ लोग 120 किलोमीटर की ये यात्रा है जो उत्तर प्रदेश के अंदर जाएगी। ये इसी जगह को क्यों चिन्हित किया गया है? ये यात्रा सोनीपत को होकर जानी थी, लेकिन कुछ बागपत के लोगों ने रिक्वेस्ट डाल रखी थी बहन प्रियंका जी के पास, तो हम चाहते थे बहुत दिन से, यहाँ की जिला कांग्रेस कमेटी, यहाँ के लोग चाहते थे। हमारी उसी रिक्वेस्ट पे हमारा सौभाग्य है कि बहन प्रियंका गांधी जी ने राहुल जी से कह के एक जिला कटवा के और ये इधर को घुमा के, ताकि पश्चिम को भी छू दे, क्योंकि उत्तर प्रदेश का सबसे किसान बहुल्य क्षेत्र जो है पश्चिम उत्तर प्रदेश माना जाता है। तो राहुल जी भी चाहते थे कि इनके हम रूबरू हों, इनकी दुख सुख सुने, इसीलिए उन्होंने बागपत को करते हुए कांदला कैराना को होते हुए फिर पानीपत में हरियाणा में एंटर करेगी। बाबू कल बागपत के अंदर राहुल गांधी 3:30 बजे बागपत पहुंचेंगे। कैमरामैन आशीष त्यागी के साथ मैं विकास शर्मा, न्यूज़ ऑन इंडिया, बागपत। भारत जोड़ो यात्रा कल उत्तर प्रदेश में लोनी बॉर्डर से शुरुआत कर रही है और कल शाम को, कल देर रात का जो स्टे है यहीं हैरी कैसल में यात्रा का स्टे है। और इसकी पूरी तैयारी के लिए हमारे एआईसीसी के सचिव तौकीर आलम जी हमारे साथ में आए हुए हैं, हमारे जिला अध्यक्ष यूनुस चौधरी जी, तमाम कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता जिले में मौजूद हैं जो तैयारी कर रहे हैं। और अनुमान है और ये बात तय है, निश्चित है कि लाखों लाख लोग कल लोनी बॉर्डर पर राहुल जी का वेलकम करेंगे, भारत जोड़ो यात्रा का वेलकम करेंगे। और क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश किसानों की भूमि है, मजदूरों की भूमि है, दलितों की भूमि है, पिछड़ों की भूमि है और उस कमेरे वर्ग की भूमि जिसने इस देश को सालों साल अन्न दिया है। और आप जानते हैं किस तरह इस सरकार ने अन्नदाता की आवाज़ को कुचला है और तमाम अन्नदाता आज नाराज भी बीजेपी सरकार से, और तमाम अन्नदाता ये बात जानते हैं कि किसी ने यदि वाकई में किसानों का भला किया तो राहुल गांधी जी हैं, जिन्होंने भूमि अधिग्रहण बिल ला के किसानों की जमीन की रक्षा की। यूपी निकाय चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट जल्द सुनवाई के लिए तैयार है और सुप्रीम कोर्ट 4 जनवरी को याचिका पर करेगा सुनवाई। यूपी सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है और यूपी सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की भी मांग की है। हाईकोर्ट ने बिना ओबीसी आरक्षण चुनाव कराने के लिए आदेश दिया था और अब इस पर जब राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी तो सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले पर आगे सुनवाई करेगा। – 2016 में हुए नोटबंदी पर सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला सुना दिया है, जहां कोर्ट की संविधान पीठ ने केंद्र सरकार के 6 साल पहले 500 और 1000 रुपए के नोटों को बंद करने के फैसले को लेकर बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट में 58 याचिकाओं के जरिए नोटबंदी के फैसले में कमियां गिनाई गई थी, जिसमें जस्टिस अब्दुल नजीर की अध्यक्षता वाली 5 जजों की बेंच ने 7 दिसंबर को मामले पर सुनवाई पूरी की थी और आज जस्टिस BR गवई ने इसका फैसला सुनाया है। तो नोटबंदी का फैसला सही, सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया। 5 जजों की संविधान बेंच ने इस पर फैसला सुनाया है और बेंच ने कहा नोटबंदी की प्रक्रिया में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं हुई। बेंच ने कहा आर्थिक फैसले को पलटा नहीं जा सकता और इसके अलावा संविधान पीठ ने फैसला 1-4 के बहुमत से सुनाया है और नोटबंदी के खिलाफ 58 याचिकाएं दाखिल की गई थी। इसके अलावा सभी याचिकाओं को कोर्ट ने खारिज कर दिया।
इसी के साथ साथ आपको बताते चले, नोटबंदी के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया। नोटबंदी पर सरकार की दलील क्या थी, बता देते हैं। आज सरकार ने 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी का ऐलान किया था। प्रचलन में चल रहे 1000 से 500 के नोटों को बंद किया था। मकसद यही था कि काले धन को खत्म किया जाए, और इसी के साथ साथ खास मकसद ये भी कि देश को कैशलेस बनाना नोटबंदी का मुख्य मकसद था। नकली नोटों को खत्म करना मुख्य मकसद था। इसके अलावा आपको बताते चले, बड़े नोटों को कम करना ताकि काला धन जमा न हो सके। आतंकियों को और नक्सलियों की कमर तोड़ना भी मुख्य मकसद था। नोटबंदी पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर यूपी सरकार के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवा देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला लिया है। जो याचिकाएं डाली गई थी उसको कहीं ना कहीं खारिज कर दिया है। दयाशंकर जी हमारे साथ मौजूद हैं। पहले जनता ने मोहर लगाया, आज उच्चतम न्यायालय ने मोहर लगा दी है, कैसे देखते हैं? देखिए, मैं पहले तो सबसे पहले न्यायालय के इस फैसले का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि जो मोदी जी ने देश के हित में जो फैसला किया था, देश की जनता ने तो पहले ही इस पर मोहर लगा चुकी है कई बार, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, नगर निगम का चुनाव हो। लेकिन इस बार न्यायालय ने जो उस पर मोहर लगा करके उस फैसले पर हम सबको गौरवान्वित किया है, और जो विरोधियों के लिए जो इस पर प्रश्न खड़ा करते थे उन पर एक करारा जवाब है। तो इसलिए देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने में ये जो फैसले थे महत्वपूर्ण थे, और आज देश जो है बहुत जो जिस तरह से विकास की गति पकड़ा है, ये इस फैसले का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। मैं इसको स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। बतौर प्रदेश उपाध्यक्ष आप यहाँ पे आए हुए हैं, 2 दिवसीय बैठक है, क्या रणनीति रहेंगी, क्या मुद्दे रहने वाले? देखिए, आज महत्वपूर्ण बैठक है। माननीय हमारे राष्ट्रीय महामंत्री संगठन BL संतोष जी, 2 दिन का उत्तर प्रदेश उनका प्रवास है। इसमें प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक है, हमारे जो प्रभारी हैं उनकी बैठक है, हमारे जो मोर्चा और प्रकोष्ठ है उसकी बैठक है, और हमारे समन्वय जो हमारे पार्टी की जो सीनियर लीडर्स बैठते हैं उनकी बैठक है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है, और आगामी चाहे नगर निगम का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, चाहे हमारे बूथ मैनेजमेंट हो, ये सभी चीज़ों की समीक्षा का भी एक जो है ये बैठक है, बहुत महत्वपूर्ण बैठक। धन्यवाद। तो ये थे दयाशंकर सिंह जी, बताया था कि महत्वपूर्ण बैठक है, और सबसे अहम चीज़ है कि आज जो उच्चतम न्यायालय ने जो फैसला लिया है वो कहीं ना कहीं जनता के हित में लिए फैसले पे अपनी मोहर लगाई है, और विपक्ष के लिए एक सबक है कि अगले बार से कोई भी जो फैसले हो उसका विरोध नहीं, सहयोग करना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट साहब के साथ मनीष मिश्रा, न्यूज़ ऑन इंडिया, लखनऊ। नोटबंदी पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद विधायक पंकज सिंह ने क्या कुछ कहा, ये भी आपको सुनवाते हैं। मौजूद हैं नोएडा से विधायक हैं पंकज सिंह जी। पंकज सिंह जी, आज बड़ा फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, जिस तरह से विपक्ष लगातार घेरती थी कि नोटबंदी का फैसला आम जनता के लिए नहीं था, उसमें लेके आज जो याचिकाएं थी वो खारिज कर दी गई हैं, कैसे देखते हैं? विपक्ष ने हमेशा यही काम किया है। आप देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर भी माननीय न्यायालय की तरफ से जो निर्णय आया है ओबीसी के संबंध में, निकाय के संबंध में, आज उस पर भी जनता को गुमराह कर रही है। और आज जब सुप्रीम कोर्ट ने जब डिमोनेटाइजेशन को लेकर जब फैसला सुना दिया है, और सरकार की नीति, सरकार के निर्णय पर, नरेंद्र मोदी जी की नीति और उनके निर्णय और उनकी इंटेंशन पर जब आज मोहर लगा दी है, तो मुझे लगता है कि विपक्ष अपने आप फिर से घेरे में है। और यह सवाल तो अब उनसे पूछा जाना चाहिए, क्योंकि लगातार देश और प्रदेश के लोगों को गुमराह करके सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का काम विपक्ष के लोगों ने हमेशा किया है और आज भी कर रहे हैं, और इसीलिए लगातार धराशायी हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर उठाए गए उनके द्वारा कोई भी सवाल टिक नहीं पाते, क्योंकि जनता ही उसको धराशायी कर देती है। धन्यवाद। ये थे नोएडा के विधायक पंकज जी, बताया थे कि जो भी जनता के हित में फैसले होंगे वो लेते रहेंगे, और सरकार की नीतियों के खिलाफ कोई भी अगर विपक्ष आवाज उठाएगा उसको ऐसे ही जनता माकूल जवाब देती रहेगी। वीडियो जर्नलिस्ट साहब के साथ मनीष मिश्रा, न्यूज़ ऑन इंडिया, लखनऊ। और पूर्वांचल की माफिया डॉन के तौर पर बदनाम 2 बाहुबली मंगलवार को गाजीपुर में आमने सामने होंगे। बाहुबली मुख्तार अंसारी और माफिया के तौर पर बदनाम ब्रजेश सिंह तकरीबन 21 साल बाद एक दूसरे का सामना करेंगे। हालांकि ब्रजेश सिंह का सामना करने से पहले बाहुबली मुख्तार अंसारी के वकील ने एक बार फिर से मुख्तार अंसारी की जान को खतरा बताया है और कोर्ट से सुरक्षा की गुहार लगाई है। आमने सामने होने का कोई निश्चित नहीं है, क्योंकि ब्रजेश सिंह अक्सर वकालतन उपस्थित रहते हैं, व्यक्तिगत रूप से उपस्थित ब्रजेश सिंह नहीं रहते हैं। और उस दिन भी संभावना यही है कि जिस दिन
मुख्तार अंसारी की गवाही होगी उस दिन ब्रजेश सिंह वकालतन ही उपस्थित रहेंगे। आमने सामने होने का कोई आवश्यक नहीं है। अब न्यायालय का आदेश तो उनको फिजिकली पेश करने का ही है, होना चाहिए। 2001 में उसरी चट्टी पे मुख्तार अंसारी के ऊपर जानलेवा हमला हुआ था, उसमें ब्रजेश सिंह वगैरह नामजद अभियुक्त हैं। उन्हीं के मामले में मुख्तार अंसारी वादी हैं। पूरी संभावना है, इसलिए पूरी सुरक्षा प्रदान किया जाए। और मेरे द्वारा भी माननीय विशेष न्यायाधीश MP एमएलए कोर्ट गाजीपुर को आज 2 जनवरी 2023 को एक प्रार्थना पत्र सुरक्षा के संबंध में माननीय न्यायाधीश महोदय को दिया गया है, जिसमें उनके सुरक्षा के लिए प्रार्थना की गई है और उसकी कापी ADGC महोदय को भी हमने प्रदान करा दिया है। और माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश MP एमएलए कोर्ट गाजीपुर से मैंने विनम्र अनुरोध किया है कि मुख्तार अंसारी की जान को खतरा है और उनको कई बीमारियां हैं, जिससे उनको मेडिकल सुविधा भी प्रदान की जाए और बांदा जेल से गाजीपुर आने और ले जाने के लिए विशेष सुरक्षा और उनकी मेडिकल सुविधा प्रदान करने की कृपा की जाए। और इसी के साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं, बात करें अगली खबर की। हरदोई में विधायक आशीष सिंह के पिता की पुण्यतिथि पर स्वास्थ्य कैंप लगाया गया, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना सहित कई मंत्रियों ने शिरकत की। और कैंप का उद्घाटन वित्त एवं संसदीय मंत्री सुरेश खन्ना ने दीप प्रज्वलित कर किया। शिविर में हजारों मरीजों का परीक्षण कर दवा दी गई। और वहीं दिव्य आलोक सेवा फाउंडेशन की तरफ से विकलांगों को ट्राईसाइकिल और गरीबों को कंबल वितरित किया गया। वहीं विधायक आशीष सिंह आशु ने कार्यक्रम में आए हुए सभी लोगों का आभार जताते हुए कहा कि मेरे पिता शिवराज सिंह और माता विमला देवी ने जो संस्कार दिए हैं, उनकी वजह से मैंने कभी मात नहीं खाई है। अमर लोकतंत्र सेनानी स्वर्गीय शिवराज सिंह जी, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, उनकी स्मृति में हम लोग हर वर्ष ऐसे स्वास्थ्य मेले का आयोजन करते हैं। उसमें इस बार भी चतुर्थ पुण्यतिथि पर कार्यक्रम आयोजित हुआ। उसमें विधानसभा अध्यक्ष माननीय सतीश महाना, वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री माननीय सुरेश खन्ना जी सहित सारे सांसद, विधायक, बहुत असंख्य क्षेत्र के लोग उपस्थित हुए। और जो हमारे द्वारा चलाया जाता है जिससे आलोक सेवा फाउंडेशन द्वारा, उसमें सब लोगों ने सहभागिता किया। हमारे पूज्य पिताजी अमर लोकतंत्र सेनानी स्वर्गीय शिवराज सिंह जी, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, उनकी स्मृति में हम लोग हर वर्ष। तो हरदोई से पूरी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आलोक सेवा फाउंडेशन ने ट्राईसाइकिल और कंबल बांटे ज़रूरतमंदों की सहायता करने के लिए। ये फाउंडेशन हमेशा तत्पर रहती है। और स्वर्गीय शिवराज सिंह की पुण्यतिथि पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विधानसभा अध्यक्ष सहित कई मंत्री इस कार्यक्रम में शामिल हुए। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने स्वास्थ्य कैंप का उद्घाटन किया। हापुड़ के सोमती नर्सिंग होम के डॉक्टरों का बड़ा कारनामा सामने आया है। बताया जा रहा है कि एक गर्भवती महिला को 30 दिसंबर को डिलीवरी के लिए एडमिट कराया गया था। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टरों ने बिना बताए ही ऑपरेशन कर दिया। ऑपरेशन के बाद महिला की मौत हो गई। वहीं डॉक्टरों ने आनन फानन में मरीज की स्थिति गंभीर बताकर मेरठ रेफर कर दिया। जब परिजन गर्भवती को मेरठ लेकर पहुंचे तो अस्पताल के बाहर ही एम्बुलेंस चालक एम्बुलेंस को छोड़कर फरार हो गया। जब परिजनों को हकीकत का पता चला तो वे महिला के शव को वापस अस्पताल लेकर आए और जमकर हंगामा किया। मृतका के परिजनों ने थाना देहात में तहरीर देकर लापरवाह डॉक्टरों पर कार्रवाई की मांग की है। वहीं इस मामले में डॉक्टर कैमरे पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। सोमती नर्सिंग होम से हमको बताया नहीं, बिना बताए हमारी बहन को एम्बुलेंस में उन्हीं के लोगों ने डाला। हमारे जो मेहमान है, जो हमारे जीजाजी हैं, उनको ज़बरदस्ती गाड़ी में बैठाया कि भाई चल पैसा हम लगाएंगे, हमारे साथ चलो। रास्ते में ही मतलब हॉस्पिटल में उनकी डेथ हो गई है। जब हम दूसरे हॉस्पिटल में लेके गए, उन्होंने मृत घोषित कर दिया। हम वहाँ से एम्बुलेंस वाले को फ़ोन करा। एम्बुलेंस वाले ने ये बोला कि आप इलाज करवाओ, मैं यहीं पे खड़ा हूँ, मैं पैसे मंगा रहा हूँ। और डॉक्टर साहब ने ये बोला है कि मैं पैसे भेज रहा हूँ, एम्बुलेंस वाले तुम वहीं पे रहना। हमने एम्बुलेंस वाले को फ़ोन करा तो एम्बुलेंस वाला वहाँ से भगे आया और उसने अपना फ़ोन बंद कर लिया। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।